हमारी जो मेहमान है वो बेहद खास है। आज हमारे बीच में है प्रसिद्ध कवियत्री कविता किरण जी और उनसे बातचीत करने वाली है रेशमा खान। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातचीत अभी होने वाली है, तो चलिए क्यों ना हम सब मिलकर सुनते हैं। श्रोताओं, महिला जगत के माध्यम से हर महिला अपने आप में त्याग की प्रतिमूर्ति है। हर महिला में ऊर्जा, ऊष्मा, उपासना, साधना, आराधना सब कुछ तो है। कुल मिलाकर महिलाओं को जब हम देखते हैं तो लगता है कि महिला वाकई खुदा ने बहुत फुर्सत में बनाई है। और फिर क्यों ना हम अपने भाग पर इठलाएं, क्यों ना हम गौरवान्वित हों और ये महसूस करें में कम है। जिन्हें हम आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित करें, उनसे बात करें, तो बाकी की महिलाएं भी उनको सुनकर कहे वाह वाह क्या बात है। कभी हम प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी भेंट कराते हैं, तो कभी हम किसी सेलिब्रिटी से आपकी भेंट कराते हैं, चाहे वो अदाकारा हो, चाहे वो अच्छा गाती हो, या फिर हम उन महिलाओं से जो नाता रखती हैं साहित्य से। साहित्य का जो सागर है ना, उसमें डुबकी तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन उस सागर में डुबकी लगाकर अपने आप को उन मोतियों की तरह तराशना, ये एक अजब कला है जो हर महिला नहीं कर सकती या हर इंसान नहीं कर सकता। साहित्य जगत में यूं तो कई कवित्रियां हुई, लेकिन जब हम राजस्थान के काव्य क्षेत्र को अपनी नजर से देखते हैं और हमारा चश्मा ढूंढता है, तो एक नजर हमारी एक प्यारी सी सलोनी शख्सियत पर जाकर टिक जाती है, और वो शख्सियत है कविता किरण, जिन्होंने बचपन से तो आकाशवाणी से नाता जोड़ लिया। और आकाशवाणी में तो कुछ ऐसी बात है कि यहाँ माइक आपको एक अलग तरह की ऊर्जा देता है, कुछ और करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो फिर ये कविता रुकी नहीं और इसकी किरण, इसकी रोशनी और बढ़ती गई दिन पर दिन, और फिर ये साहित्य जगत में एक जाना माना नाम हो गई। कविता जी के बारे में मैं कितना बताऊं, मुझे लगता है कि जब वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है और जब वो इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा सोचती हैं, और आज काव्य जगत में वो इतना अपना मुस्तकबिल रोशन कर चुकी हैं, तो हम चाहेंगे कि हम कम बोलें, उन्हें ज्यादा सुने। आज आप उनकी रचनाओं का भी लुत्फ उठाएंगे और आज उनसे कुछ अच्छे गीत भी सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि जिंदगी में शब्दों के साथ खेलते खेलते कब वो इतनी बढ़िया शब्दों की शिल्पकार बन गई। तो सबसे पहले तो कविता किरण जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत, इस्तकबाल। आकाशवाणी केंद्र जयपुर और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से भी ढेर सारा प्यार, नमस्कार, अभिवादन। आप बताइए हमें कि जैसा हमने जिक्र किया कि आपका आकाशवाणी से नाता जुड़ा, कब से आप आकाशवाणी आई और आकाशवाणी को आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में जहाँ यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जहाँ ढेरों एफएम चैनल्स हैं, आज भी आप आकाशवाणी को कहाँ पाती हैं? आकाशवाणी को मैं वहीं पाती हूँ आज जहाँ मैं स्वयं हूँ। जैसा कि कहते हैं कि आदमी जिंदगी में कहीं चला जाए, कितना ही शिखर पर पहुंच जाए, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उस जगह को वो कभी नहीं भूलता है। तो आकाशवाणी मेरे लिए ठीक उसी तरह से है कि जिसने मुझे कविता से कविता किरण जिसने मुझे बनाया। 13 साल की उम्र रही थी मेरी। एक स्कूल में हमारे एक कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी, काव्य प्रतियोगिता, समस्या पूर्ति प्रतियोगिता। उसमें एक विषय दिया गया था, नीलम के थाल में मोती से बिखरे हैं। इस विषय पर कविता लिखनी थी और मेरी शिक्षा दीक्षा सारी उदयपुर से हुई है। तो उदयपुर के जितने भी गर्ल्स स्कूल हैं, उनकी छात्राओं के बीच में ये एक कंपटीशन था। हर स्कूल से 2-2 छात्राएं थी। तो हमारे स्कूल से जिसको जाना था वो संयोग से उस दिन अनुपस्थित थी, आई नहीं। लेकिन मेरी क्या हिंदी शुरू से बहुत अच्छी रही, गॉड गिफ्ट ही है ये, मतलब मात्रिक दोष भी कभी नहीं आता था, व्याकरण वगैरह सारी मेरी बहुत अच्छी थी, शैली वगैरह। तो हमारे सर को लगा कि ये कुछ ना कुछ लिख देगी, इसे ले जाया जाए साथ में। तो वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मुझे वहां ले जाया गया, वहां इस विषय पर कविता लिखनी थी। तो मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मैं कविता लिखने के लिए किसी प्रतियोगिता में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद हमें सिखाया जाएगा कविता कैसे लिखते हैं, क्या है। लेकिन जब पता चला कि अभी लिखनी है तो थोड़ा सा मैं उलझन सी हुई। मैंने कहा कैसे क्या, लेकिन कहते हैं ना कि ये आमद होती है, माँ सरस्वती की कृपा होती है,
कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है। तो बस वो ऐसा कुछ रहा कि ऐसी आमद हुई कि मैंने एक गीत लिख डाला, उसके 5 छंद मैंने उस विषय पर रच डाले और मेरी कविता को प्रथम पुरस्कार मिला। तो जो भी प्रथम पुरस्कार जिनको मिला, जो भी विजेता थे, उनका आकाशवाणी की तरफ से जो कार्यक्रम अधिशासी थे वो हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हमारे स्कूल में आए थे। तो मुझसे पूछा गया था कि क्या पहले से कोई कविता तुम्हें याद थी या कैसे क्या? तो मैंने कहा सर याद तो कुछ नहीं था, बस ये तो संयोग से ही जो था हो गया, प्रथम पुरस्कार मिला मुझे। तो उस समय मुझे प्रेरणा दी कि अब तुम लिखना बंद मत करना, 4 पंक्तियां ही लिखो, रेगुलर लिखो और धीरे धीरे तुम्हारी कलम में निखार आता जाएगा। तो ऐसे आकाशवाणी से फिर मेरा सफर शुरू हुआ। बगिया के फूल कार्यक्रम में बेंजो भी बजाया करती थी और फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आ गई, मुझे कहा था कि आप कॉलेज में आ जाएंगी तब आपको युवाणी में बुलाएंगे हम। तो जब जैसे ही मैं बीकॉम की स्टूडेंट रही हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैं जैसे ही आई, मैंने आकाशवाणी में संपर्क किया और नवतरंग प्रोग्राम फिल्मी गानों का वो सबसे मेरा पहला कार्यक्रम था जिसमें अपने पसंदीदा गाने देने होते थे। फिर माणिक आर्य जी उस समय युवाणी के कार्यक्रम अधिशासी थे, उन्होंने एक दिन मुझे कांटेक्ट किया कि कविता जी हमें आपकी कविताएं चाहिए। वो पहली पंक्ति थी जो जिसने कविता को मतलब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिसे लाना कहते हैं, लिखती तो मैं थी लेकिन कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। तब मैंने युवाणी में पहली बार अपनी कविताएं प्रस्तुत की और उसके बाद फिर कवि सम्मेलनों का सफर पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने बहुत से कवि सम्मेलनों में हम ही ने देख लिया आपको जी। अच्छा, वो कवि सम्मेलन भी मुझे इस आकाशवाणी से ही इस तरह से मिला कि वो चित्तौड़ के पास एक गिलुन गांव था, वहां पर राजस्थान पत्रिका का एक कवि सम्मेलन था। उन लोगों को कुछ अच्छी कवियत्रियों के नाम चाहिए थे, तो उन्होंने आकाशवाणी से संपर्क किया कि कोई बढ़िया लिखने वाली कोई है, अच्छी बच्चियां तो बताइए। तो मेरा नाम दिया गया। तो मुझे ढूंढते ढूंढते वो लोग घर आए और उस समय आप जानती हैं कि बच्चियों को माँ बाप बाहर भेजते नहीं है कि कोई साथ में जाने वाला था नहीं, परिवार छोटा था। तो मम्मी ने तो मना कर दिया था कि नहीं हम बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई एक और कवियत्री हमारे साथ जा रही हैं, उनकी मदर भी साथ चल रही हैं, तो आप इनको भेज दीजिए, हम इनको सुरक्षित घर पहुंचा जाएंगे। तब मम्मी ने परमिशन दी और पहला कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा। मंच का अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा। पहला जो शुरुआती मंच थे तो वो तो जाहिर सी बात है, एक स्टेज फीवर जैसे रहता ही है, माइक का भी एक डर था ही, कभी मैंने पब्लिक को फेस नहीं किया था। तो मुझे अच्छी तरह याद है उस गांव में कार्यक्रम था, गांव के लोग बैठे हुए थे और मैं उस समय गजलें ज्यादा कहती थी। मुझ पर कुछ मीना कुमारी का प्रभाव रहा। मीना कुमारी जी की जब मैं नज़्में पढ़ती थी तो मुझे बहुत अपील करती थी। मैंने अमृता प्रीतम जी की रसीदी टिकट पढ़ी थी अपनी स्कूल के टाइम पे, तो कहीं उनकी लेखनी का भी मतलब मैं उनसे भी काफी मुतासिर रही। और मैंने गीतांजलि पढ़ी थी रविंद्रनाथ जी टैगोर की। बहुत ज्यादा मैंने नहीं किताबें पढ़ी, मैं यही बताना चाहती हूँ, लेकिन जो भी 4-5 किताबें कुछ पढ़ी तो मेरे सोच पर, मेरे लेखन पे उसका असर जरूर पड़ा। तो मैं गजलें कहा करती थी और गांव में तो आप सोचिए कौन समझेगा गजलें, उर्दू की ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां तो राजस्थानी का कुछ ज्यादा ही मतलब प्रभाव रहा। तो जो मेरे साथ कवियत्री थी उनका तो बहुत शानदार रहा और जब मेरा नंबर आया तो मेरे तो बिजली पैर कांप रहे थे। सर्दी का मौसम भी था, सर्दी से भी पैर कांप रहे थे और श्रोताओं को देख के भी कांप रहे थे और हाथ में अपनी मोटी सी डायरी लेके खड़ी थी मैं और उसमें से मैंने अपनी उर्दू की गजलें पढ़ी। तो लोग तो बस देख रहे थे। जाहिर सी बात है उन्हें समझ में क्या आना था, लेकिन ठीक है, तालियां वालियां बजी। फिर कवियों ने मुझे बाद में समझाया कि मंच पर अगर तुमको आना है, पब्लिक के बीच में पढ़ना है तो अपनी भाषा को सरल करना पड़ेगा और लोगों के स्तर तक उतर के मतलब एक जमीनी स्तर से तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हर तरह के लोग होते हैं, सारे प्रबुद्ध पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके मन तक उतरना है तो उस तरह की कविताएं भी करनी होंगी। फिर मैंने सादा जबान में शेर कहने शुरू किए, आसान जबान में कहने लगी और आज भी शेयर करना चाहिए। आज शेर तो मैं सबसे पहले अपने परिचय का ही सुना देती हूँ, जो मैं हर मंच पे सुनाती हूँ। आप कहें तो तरन्नुम में सुनाओ? बिल्कुल सुनाती हूँ आपको। कविता, मेरा नाम है किरण तखल्लुस है। तब कहती हूँ कि कविता की फुलवारी हूँ, किरणों की केसर क्यारी हूँ, नाम है कविता किरण मेरा, अंधियारों से नाहारी हूँ।
कभी भोर हूँ कभी निशा हूँ, फूल कभी चिंगारी हूँ, और छोटी सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। छोटी सी एक किरण हूँ लेकिन 100 सूरज पर भारी हूँ। तो इसीलिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करती हूँ। मंच पर बेशक बड़े बड़े कवि होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन कभी खुद को कभी लगा नहीं कि मैं इनसे लेखन में कहीं कम हूँ। तो एक स्वाभिमान को हमेशा मैं अपने भीतर लेके चली हूँ और आज तक उसको कैरी करके चली। कविता के नाम पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया और अपनी शर्तों पर जितने भी प्रोग्राम किए आज भी अपनी ही शर्तों पर चलती। क्या बात है। ये बताइए कविता जी कि आपने बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स पर भी हम आपको देखते हैं और आप शैलेश लोढ़ा जी का जो शो आता है उसमें भी आपको हमने एक बार देखा। तो आप ये जब आकाशवाणी से एक अलग तरह का यहाँ का माहौल, एक अलग शायस्तगी, फिर आपने मंच पढ़े, फिर आप इस तरह के टीवी शोज में भी गई जहाँ पर कहने को एंटरटेनमेंट भी है, अच्छे भी लगते हैं, वो गुदगुदाते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बहुत से बड़े साहित्यकारों को उन शोज पर कभी कभी ऑब्जेक्शन भी होता है कि भाई वो कहीं साहित्य की धारा से अलग उतर रहे। तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? आकाशवाणी और इन प्राइवेट चैनल्स में एक सबसे बड़ा जो बेसिक फर्क है वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम अपनी मन की बात कह सकते हैं, हम साहित्यिक बात कह सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल लेखन है, जिस विधा में हम लिखते हैं, जिस भाषा में हम लिखते हैं, यहाँ हमें उसकी प्रस्तुति की पूरी आजादी होती है। लेकिन जब प्राइवेट चैनल्स पर जाते हैं तो वहाँ ये आजादी आपकी खत्म हो जाती है। अच्छा। वहाँ आपको वही सुनाना होता है जो प्रोड्यूसर चाहेंगे, जो चैनल चाहेगा, जो उनके श्रोता चाहेंगे, दर्शक जो चाहते हैं उनके। और आप तो जानती हैं कि इंडस्ट्रीज का, फिल्म इंडस्ट्री हो या ये टीवी इंडस्ट्री जो भी है, इनका तो बस एक ही प्रिंसिपल है कि एंटरटेनमेंट, टोटल एंटरटेनमेंट। जी जी। तो वहाँ वही कविताएं चल पाती हैं जो एंटरटेनमेंट देती हैं। तो आप हास्य रस की कविताएं लिखती हैं? जी, मैं लिखती नहीं थी, हास्य मेरी विधा भी नहीं थी। जी। लेकिन जब मंचों से जुड़ी तो यही है कि कवि मित्र ही समझाते रहते थे, जैसे मशवरा देते थे कि ये किताबों के लिए तो लेखन ठीक है तुम्हारा, लेकिन मंचों के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गोष्ठियों में तो चल जाएगी, आप जो भी ये साहित्यिक रचनाएं पढ़ती हैं, गीत पढ़ती हैं, गजलें पढ़ती हैं, तो गोष्ठियों में तो के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंचों पर अगर पढ़ना है तो फिर मतलब जिससे कहते हैं ना कि कुछ मन के लिए लिखी जाती है रचनाएं और कुछ धन के लिए लिखी जाती है। तो जो मन के लिए लिखी हुई रचनाएं होती है वो किताबों में छपती है, गोष्ठियों में सुनाई जाती है, आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सुनाई जाती है। लेकिन कुछ कविताएं होती है जो धन के लिए, यश के लिए, पब्लिसिटी के लिए भी आदमी वो भी चाहता है। तो वो चीज तो फिर ये कि आप जिन हजारों लोग, लाखों लोग जब आपको सुन रहे हैं तो वो आपके पास मनोरंजन की उम्मीद लेकर आते हैं कि आप उनको कुछ हंसाएं, गुदगुदाएं, कुछ ऐसी बात कहें कि वो तनाव मुक्त हो, खुल के हंस सकें। तो हंसाना भी अपने आप में किसी तपस्या से, इबादत से कम नहीं है। जी। तो मैंने इस हास्य को चुना तो सही, लेकिन इसमें एक सावधानी मैंने ये रखी कि मंचों पर जो हास्य पढ़ा जाता है वो कई बार ज्यादातर वो फुहड़ हास्य होता है। लेकिन मैंने हास्य लिखा भी ना तो लेकिन एक दायरे में रह के लिखा। जी। श्रृंगार भी लिखा तो ऐसा लिखा कि आप सबके बीच में बैठ के सुन सकें, परिवार के साथ सुन सकें। बात अब से और मैं बताना चाहूंगी कि हास्य के नाम पर मंचों पर कविता कम हो रही है। जी। चुटकुले ज्यादा परोसे जा रहे हैं। अब ये है कि अब हमें थोड़ा बहुत हुनर है तो हम उन चुटकुलों को कविता में डाल देते हैं, बस इतना भर कर लेते हैं। या फिर कुछ पैरोडियां हैं, भक्ति गीत हैं जो राजनीति पर ही लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, या फिर आम जीवन में जो कमजोरियां होती है इंसान की, जैसे आपने देखा होगा अपनी बीवियों पर ज्यादा लोग मजाक उनका बनाते हैं। तो जो अपने पर हंसते हैं और दूसरों का भी उठाते हैं। और कई बार फिर क्या होता है, मतलब कुछ लोगों को हंसाने की कोशिश में कई लोग दुखी भी होते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसा सुनाओ कि सबको हंसी आए, सब खुश हों, सब मुस्कुराएं। ऐसा नहीं कि एक वर्ग तो आनंद ले रहा है और दूसरा बेचारा सर झुकाए बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा कविता जी, फिर आप टीवी चैनल्स पे पढ़ते पढ़ते फिर आपकी विदेश यात्राएं भी खूब हुई, आपने विदेश में भी बहुत से काव्य सम्मेलनों में भाग लिया। किस तरह से विदेशी हमारे हिंदी साहित्य को निहारते हैं, निखारते हैं, पसंद करते हैं?
बहुत ज्यादा। इस महीने में मैं तारीफ करूंगी विदेशों में जो हमारे भारतीय बसे हुए हैं, जो हिंदी कवि सम्मेलन कराते हैं और भारत से हिंदी कवियों को आमंत्रित वहां करते हैं। वहां मुझे लगता है कि अभी भी हिंदी के प्रति बड़ा ही समर्पण भाव है वहां के श्रोताओं में। वो हिंदी को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विदेशों में हिंदी भाषा बहुत कम बोली जाती है, अंग्रेजी का चलन ज्यादा है वहां पर। तो वो इस परंपरा को बचाए हुए हैं कि कवि सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी कवि वहां अब्रॉड में जाएं और हिंदी कविता सुनाएं, हिंदुस्तान के बारे में बात करें, देशभक्ति की बात करें, अपनी हिंदी भाषा की बात करें। और उसमें ये होता है कि जैसे 4-5 कवि बुलाएं तो 1-2 ऐसे भी होते हैं कि जो हास्य के भी, मतलब हास्य के बिना तो देखिए जीवन बड़ा सूना होता है। ये तो हम मान के चलेंगे कि जीवन में हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। ये अलग चीज है कि आप किस ढंग से लोगों को हंसा रहे हो, आप एक स्वस्थ हास्य परोस रहे हैं या फुहड़ हास्य दे रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और पब्लिक पर डिपेंड करता है कि वो क्या सुनती है, किसे सराहती है, किसे नकारती है। लेकिन हास्य जीवन में होना जरूर चाहिए। हम श्रोताओं को बता दें कि आज अनन्या में हम रूबरू हो रहे हैं कविता किरण जी से। आप जानी मानी कवित्री हैं और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रही हैं। और हम चूंकि महिला जगत कार्यक्रम में आपका नन्हे सेगमेंट प्रसारित हो रहा है और हम अब अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। आज हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सी ऐसी रचना पेश करना चाहेंगी कि लगे कि आज कविता जी को सुन रहे हैं? मैं आज कुछ हटके एक रचना आपको सुनाना चाहती हूँ। अभी लॉकडाउन में मेरा एक काव्य संग्रह आया था, व्यर्थ नहीं हूँ मैं, जिसमें स्त्री विमर्श की सारी रचनाएं हैं और राजस्थान साहित्य अकादमी से वो किताब मेरी आई। अच्छा, हम लोग महिलाओं के पास हम पर्स रखते हैं अपना जी, तो कभी कोई टटोल रही थी अभी वही मैं कह रही हूँ जी जी कि हमारे पर्स में कोई खोल के देखे तो मतलब इतना कुछ नजर आता है। हम अपनी सारी जरूरत की चीजें ही उसमें रखते हैं पर्स में, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें ही वो चीज हमारी नहीं मिल पाती। हम कितना ही उसको मैनेज करें, घर की चाबी 5 मिनट से पहले नहीं मिलती है जबकि हमें पता है हमने सब, हम क्या जो भी आता है उसमें डालते रहते हैं, काम की चीज है। लेकिन जब ढूंढनी होती है तो हमें या तो फिर सारा उसको पलटना पड़ता है। तो मैंने इस चीज को कविता के माध्यम से कही कि लेडीज पर्स। अरे वाह! तो अब आप सुनिए और इसका आनंद लीजिए, सभी महिलाएं आनंद लेगी मुझे लगता है, और उन्हें लगेगा कि बिल्कुल सही बात है। और मैंने उसको जिंदगी से कंपेयर किया। बहुत अच्छा। जिंदगी होती है एक लेडीज पर्स की तरह, जिंदगी होती है एक लेडीज पर्स की तरह, जिसमें होता तो बहुत कुछ है पर ढूंढो तो समय पर कुछ नहीं मिलता। बहुत अच्छा। यहाँ तक कि उंगलियां खंगाल लेती है पर्स का कोना कोना, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय अकुलाहट के, झुंझलाहट के। यहाँ तक कि उंगलियां खंगाल लेती हैं पर्स का कोना कोना, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय अकुलाहट के, झुंझलाहट के। होती है इतनी तिलमिलाहट कि आखिर उंडेलना पड़ता है हड़बड़ी में, भीतर का बाहर सब कुछ उस मनचाही चीज की तलाश में जो सामने होकर भी नहीं दिखती। क्या बात! होती है इतनी तिलमिलाहट कि आखिर उंडेलना पड़ता है हड़बड़ी में, भीतर का बाहर सब कुछ उस मनचाही चीज की तलाश में जो सामने होकर भी नहीं दिखती, और हम खुद ही कर देते हैं बेतरतीब उन सभी चीजों को जो हमारी जरूरत होती है जी। तो फिर जरूरत है इस पर्स को करीने से लगाने की, जरूरत है इस पर्स को करीने से लगाने की। संबंध, सिद्धांत, भावनाएं और जरूरतें, इन सब को अलग अलग खानों में व्यवस्थित रखने की। मैंने पर्स को जिंदगी से जोड़ा है जी, बहुत अच्छा। कि जरूरत है इस पर्स को करीने से लगाने की। संबंध, सिद्धांत, भावनाएं और जरूरतें, इन सब को अलग अलग खानों में व्यवस्थित रखने की, ताकि सही समय पर सही चीज का उपयोग किया जा सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हाँ, रखनी है सुरक्षित पर्स के अंदर की प्राइवेट जेब में अपनी वो निजता जिसे सिर्फ आप ही खोलकर देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
वाह। हमारे पर्स में एक छोटा सा अंदर रहता है जिसमें हम कीमती चीजें रखते हैं। और हाँ, रखनी है सुरक्षित पर्स के अंदर की प्राइवेट जेब में अपनी वो निजता जिसे सिर्फ आप ही खोलकर देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पर्स आपकी अमानत है, ये पर्स आपकी जिंदगी है, ये पर्स आपकी पहचान है। इस पर्स को संभाल कर रखें, इस पर्स को संभाल कर रखें। वाह भाई वाह, शुक्रिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा भावपूर्ण प्रस्तुति। हम चाहेंगे कि आप तरन्नुम में भी कुछ हमें गुनगुना के सुनाएं। कहने को तो बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते हैं। एक गीत पहुंचाना चाहती हूँ जिसे मैं, गंभीर गीत है हालांकि, लेकिन मैंने इसको लंबे समय से कहीं पढ़ा नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ूं। जैसा कि हमारे समाज में कांड होते हैं, निर्भया कांड हुआ, आसिफा कांड हुआ, और इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं बच्चियों के साथ आज भी होती हैं। तो बहुत पहले मैंने उसी समय एक गीत लिखा था कि स्त्रियां न घर में सुरक्षित है न बाहर, क्योंकि परिवार के ही सदस्यों द्वारा भी कई बार वो उनके साथ दुराचार होता है। तो जब मुझे लगा कि स्त्री कहीं सुरक्षित नहीं है, न घर में न बाहर, तो कहाँ जाए वो, तो एक गीत की रचना हुई, वो मैं रखना चाहती हूँ। गीत लंबा है, इसके 2-3 बंद पढ़ देती हूँ केवल। पिंजरे के भीतर दुशासन, बाहर गिद्धों का आतंक, पिंजरे के भीतर दुशासन, बाहर गिद्धों का आतंक, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख। मुक्ति की आशा में लांघी लक्ष्मण रेखाएं निशंक, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख। और बंद देखिएगा कि सूरज को देखा है लेकिन शीशे की दीवारों से, लहरों से तो जीत गई पर हार गई पतवारों से। ऐसा दर्पण हूँ जिसका श्रृंगार हुआ अंगारों से, मैं वो घर की पूंजी हूँ जो लुट गई पहरेदारों से, मैं वो घर की पूंजी हूँ जो लुट गई पहरेदारों से। नित नैतिक मर्यादाओं ने मारे नैतिकता के डंक, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख। कहने को देवी हूँ लेकिन सच में घर की दासी हूँ, नाम मेरा दुर्गा है फिर भी शक्ति की अभिलाषी हूँ। सागर में भी सूखा है मन, जल में रहकर प्यासी हूँ, राम सिंहासन भोग रहे हैं मैं सीता वनवासी हूँ, राम सिंहासन भोग रहे हैं मैं सीता वनवासी हूँ। कृष्ण कौन सी क्रांति के फिर फूंक रहे हैं थोथे शंख, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख। और पूरा घर परिवार नारी के इर्द गिर्द घूमता है। तब ये बंद पड़ती हूँ कि मैं परिवार की धूरी हूँ पर रहना है मुझको परिधि में, बाहर जाने की अनुमति पर आना है निश्चित अवधि में। ग्रह लक्ष्मी हूँ अन्नपूर्णा, रिद्धि हूँ या सिद्धि में, अनुपथ गामिनी बनी कभी कहलाई औरत जिद्दी में, अनुपथ गामिनी बनी कभी कहलाई औरत जिद्दी में। राजा जब गूंगा बहरा हो पाए क्या फरियादी रंक, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। इस अंतिम बंद में एक सवाल है, वाह कि विधना की इस अनुपम कृति का क्या कोई सम्मान नहीं, नारी जग की जननी है घर का साजो सामान नहीं, सहनशील है तो मत समझो अधिकारों का ज्ञान नहीं, नारी के सम्मान बिना
संभव नर का सम्मान नहीं, नारी के सम्मान बिना संभव नर का सम्मान नहीं। आके स्वाभिमान जो मेरा गिनती से गायब वो अंक, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख। पिंजरे के भीतर दुशासन, बाहर गिद्धों का आतंक, कब तक नोचेगी दुनिया नन्ही चिड़िया के नाजुक पंख। जी, आपकी ये खूबसूरत प्रस्तुति के बाद लफ्जों को मानो विराम लग गया, क्योंकि आपकी खूबसूरत वाणी में ये सुन के हम वाकई निशब्द से हो गए। लेकिन ये बताइए कि अब आप तो देख रही हैं कि किस तरह से कविता के रूप दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, साहित्य का रूप, नया नवेला, अच्छा बुरा, जैसा भी आप देख रही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगी, किस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, और जो बहुत से लोग जो लिख रहे हैं, खासकर महिलाएं भी लिख रही हैं और नारी विमर्श पर तो वो केंद्रित हैं ही, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या देखती हैं आप कि किस तरह से ये जो शब्दों का खेला है, विचारों का मेला है, ये कितना, कहाँ तक, कैसे अच्छा सच सकता है? आज की जो कविता है, आजकल जो लिखा जा रहा है, तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये तो देखिए तकनीकी युग है और यहाँ हर चीज शॉर्ट में होती है। मतलब आदमी रातों रात तो शिखर तक पहुंच जाना चाहता है, मेहनत कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन रातों रात वो चाहता है कि यश मिल जाए, धन मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, लेकिन इसके लिए वो अपने लेखन पे मेहनत नहीं कर रहा। वो कोई ऐसी नई चीज नहीं कह रहा कि जिसके दम पे उसको स्वीकारा जाए या उसको रेखांकित किया जाए। और ये जो सोशल साइट्स की, सोशल मीडिया की जो ये पीढ़ी है आजकल, इसमें मैं जो देख रही हूँ कि हमारी साहित्य का, हमारे अदब का, हमारी कविता का बहुत ही हनन हुआ है। और खास तौर से लॉकडाउन का जो पीरियड रहा, उस दौरान जब लोगों के पास कुछ काम नहीं था, इतने नए नए लोग फेसबुक के जरिए और दूसरे सोशल साइट्स के जरिए इतने लोग लाइफ में आए हैं कि जिनको कविता का ककहरा नहीं आता, लेकिन वो लोग किसी पुराने कवि की पंक्तियां, जो बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कवि ऐसे हैं, सीनियर ऐसे लेखक हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ लिख गए, उनकी कविताओं को अपने नाम से छपवाना भी शुरू कर दिया, अपने नाम से सोशल साइट्स पे डालना भी शुरू कर दिया। तो जो जिन लोगों ने बहुत पढ़ा है उनको तो सारी जानकारी मिलती है कि ये कविता फलां की नहीं, फलां की है और फलां सन में कही जा चुकी है जी। लेकिन आज की पीढ़ी को तो ये सब नहीं पता है, तो वो कुछ भी जो मन में आ रहा है कहीं से कॉपी किया, कहीं पेस्ट कर दिया, 2 लाइन उधर से ले ली, 2 लाइन उधर से ले ली और अपनी कविता बनाकर अपनी वॉल पे डाल देते हैं और मुफ्त की वाहवाही लूटते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी अपनी कई रचनाएं जो बाकायदा प्रकाशित हो चुकी है, मेरी अभी तक लगभग 14 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 5 राजस्थानी में है और बाकी हिंदी उर्दू में है। तो मेरी जो प्रकाशित रचनाएं हैं और ऐसी रचनाएं जिनका मैं मंचों से, कई बार लगभग 30 सालों से मैं मंचों पर हूँ, मंचों पर पाठ भी कर चुकी हूँ, लेकिन उनमें से कई गजलें ऐसी है जो मेरी हमेशा न्यू ईयर पे वायरल हो जाती हैं। और बहुत सारे शेर मेरे ऐसे हैं जो दूसरों के नाम से छप रहे हैं, अगर सर्च करने बैठेंगे तो कई लोगों ने अपने नाम से डाली हुई है और सब वाहवाही ऐसे लूट रहे हैं जैसे उनका अपना ये सृजन हो। तो बड़ी कौफ होती है, बड़ा कष्ट भी होता है कि कहते हैं कि जब जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया है उस पर कोई दूसरा अधिकार जताने लगे, तो जो पीड़ा उसको होती है वही पीड़ा एक मौलिक लेखक को भी होती है कि हमारी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। तो ये ऐसे लोग आज के दौर में ज्यादा आ गए। हालांकि अपवाद भी हैं, बहुत से अच्छे लोग भी सामने आए हैं, नए लोग जो बहुत अच्छा लिखते हैं, नए बच्चे कई लोग हैं विधा में लिख रहे हैं, अच्छा भी लिख रहे हैं, लेकिन वो ये कि उनका प्रतिशत कम है। ज्यादातर कॉपी पेस्ट वाले ही कवि हैं जो रातों रात महाकवि बन जाना चाहते हैं, उनको महादेवी वर्मा बनना है, नीरज बनना है, निराला बनना है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत नोट पर हम इस अनन्या की भेंट वार्ता को अंजाम पर लाना चाहेंगे और आखिर में आपसे पूछेंगे कि जो इतना प्यारा सुंदर जीवन है महिलाओं का, और आप जैसी कवित्रियां उन पर लिखकर उनका जो हौसला बढ़ाती हैं,
उनको यूं कहिए कि जीने के लिए ऑक्सीजन देती हैं। क्या कहना चाहेंगी आप आज अपनी तमाम महिला श्रोताओं से? और हमें पता है पुरुष भी हमारे कार्यक्रम को इतनी रुचि से सुनते हैं, तो आप सबको मद्देनजर रखते हुए क्या संदेश आज अनन्या के माध्यम से प्रेषित करना चाहेगा? बिल्कुल, आपने जब ये बात कही कि पुरुष भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो मेरी जो किताब आई है व्यर्थ नहीं हूँ मैं, तो मैंने इसमें भूमिका में एक चीज जरूर लिखी है कि ये महिलाओं पर आधारित कविताएं जरूर है इसमें, लेकिन ये पुरुषों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी महिलाओं के लिए। उसका कारण क्या कि इस किताब को पढ़कर पुरुष लोग ये जान पाएंगे कि महिलाओं के मन में चल क्या रहा है, या वो किन स्थितियों से गुजर रही है, उनके मतलब हम क्या सोचते हैं और वो अपने मन में किन भावों को जीती है। तो अगर वो उस किताब को पढ़ेंगे, स्त्री के मन के भावों को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी मिठास आएगी, क्योंकि वो समझ के फिर बिहेव कर पाएंगे। तो ये कार्यक्रम पुरुषों को सुनना ज्यादा जरूरी होता है ताकि वो जान पाए कि महिलाएं हमसे चाहती क्या है या वो क्या है। कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसे सर पे बिठाया जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि उसे कमतर समझा जाए। तो महिलाओं से मैं यही कहूंगी कि जिंदगी में कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। नारी तो नारायणी होती है और नारी के किरदार को दो उसमें पंक्तियों में नहीं समाहित कर सकते। तो स्त्रियों से यही कहूंगी कि वो बिल्कुल अपने आप को कमतर नहीं समझें। और मेरी पंक्तियां हैं कि जिंदगी को एक नया सा मोड़ दे, जिंदगी को एक नया सा मोड़ दे, अपनी कश्ती को भंवर में छोड़ दे, और हौसले की एक नई तहरीर लिख, हौसले की एक नई तहरीर लिख, खौफ की सारी हदों को तोड़ दे, खौफ की सारी हदों को तोड़ दे। बहुत खूब। वैसे तो कविता किरण जी आपकी इन पंक्तियों में बहुत ही खूबसूरत फलसफा महिलाओं को आगे बढ़ाने का छिपा है, और आपने बात करते करते 2-3 बार कमतर शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं तो आपको अपने सामने कमतर ही समझती हूँ जब कविता की बात आती है। ऐसे मुझे पता है मैं किसी से कम नहीं, लेकिन कविता किरण के सामने तो कविता करना भी गुस्ताखी है। लेकिन आप ही की बात को मैं इन लाइनों में समेट सकती हूँ कि कुछ लोग समझते हैं मैं बद से बदतर हूँ, कुछ लोग समझते हैं मैं बदतर से बेहतर, कुछ लोग समझते हैं मैं कमतर हूँ, और कुछ लोग समझते हैं मैं सबसे हटकर हूँ। क्या बात है। लेकिन मैं क्या समझती हूँ? मैं समझती हूँ कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ मील का पत्थर हूँ। क्या बात है, क्या बात है, नले पे दहला। तो कुल मिलाकर आपकी पूरी बातचीत का निचोड़ ये निकला कि महिलाएं कहीं कमतर नहीं है, और पुरुष का अगर उन्हें साथ मिले तो वो अपनी मंजिल को आसानी से पा सकती हैं। आज इतने खूबसूरत लम्हे आपने हमारे साथ गुजारे आकाशवाणी के स्टूडियो में। अनन्या को, कविता किरण को हमारा सलाम, साधुवाद, और इस उम्मीद से कि ये किरण निरंतर अपनी रोशनी को बनाए रखेगी और इसकी रश्मि से हम सब हमेशा प्रफुल्लित होते रहेंगे। हम आपको देते हैं बहुत सी शुभकामनाएं। भाई वाह, बहुत बढ़िया योगिता सुनकर इस बातचीत को आनंद आ गया कि हमारे राजस्थान के शहर में कितनी अच्छी अच्छी कवित्रियां हैं, और उन चुनिंदा कवित्र में से आज थी हमारे साथ कविता किरण जी। आपको तहे दिल से शुक्रिया, और रेशमा मैम आपको भी तहे दिल से शुक्रिया कि इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। क्या हुआ ताऊ जी, परेशान क्यों? कल हॉस्पिटल जाना है।